हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इंसॉल्वेंसी में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना बताऊं, इससे पहले का एक मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया है कि इंसॉल्वेंसी क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, क्रेडिटर क्या है और एसेट्स क्या है। तो ये मैं मांग चलता हूं कि इस वीडियो को आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखें, जिससे आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में 5 से 6 कॉलम होते हैं। अमूमन कुछ जगह 5 या 6 कॉलम भी बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या होता है, हमारी ग्रॉस लायबिलिटीज का होता है, जिसमें हम लोग कुल लायबिलिटीज लिखते हैं। नेम ऑफ लायबिलिटीज, सेकंड कॉलम में हम लोग नेम ऑफ लायबिलिटीज लिखते हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज है। थर्ड कॉलम में एनएल, एनएल का मतलब है नेट लायबिलिटीज लिखते हैं। और नेक्स्ट कॉलम का नाम है एसेट्स, एसेट्स माने संपत्तियों को लिखा जाता है और टोटल वैल्यूज की लिखी जाती है। और लास्ट में रियलाइजेबल वैल्यू लिखी जाती है। कहीं कहीं कुछ जगह 5 ही कॉलम होते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप 5 बनाएंगे कि 6 कॉलम बनाएंगे। अगर आप 5 बनाएंगे तो ये एक कॉलम हट जाएगा। अगर आप 6 बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम लोग अपने इंसॉल्वेंट पर्सन की कंडीशन को बताते हैं, सिचुएशन को बताते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, ध्यान देंगे। Unsecured creditor as per list A, as per list A। जब आप ए कैटेगरी डिसाइड कर लेंगे कौन कौन से ऐसे क्रेडिटर है जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, तो आप उसको देखेंगे उनकी कुल लायबिलिटीज क्या है और नेट लायबिलिटीज क्या देख लें। कुल लायबिलिटी और नेट लायबिलिटीज कभी कभी अलग हो जाती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चेक बैंक से बुना लिया और चेक बैंक से बनाया और फिर बैंक से सेटलमेंट हुआ, तो आपकी लायबिलिटीज 10,000 की थी, लेकिन बैंक से जब सेटलमेंट हुआ तो बैंक ने 3,000 पे एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, आप 3,000 मेरा दे दो, उतना ही काफी है। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रॉस था वो 10 है और जो नेट है वो 3 है। मतलब आपको समझना होगा कि कुल जो कर्ज है वो और जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों में अंतर हो सकता है। आगे नंबर पे लिखेंगे, यहां ध्यान देने वाली बात है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं स्पेस ले लेता हूं। ठीक है, यहां बना लेता हूं और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी यहां लिखा जाए अंदर, इनको बाहर नहीं लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ वही लोग लिखे जाएंगे जो ए कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखेंगे, जो ए कैटेगरी में आते हैं, अर्थात ये कॉलम किसी और के लिए नहीं बना है। ध्यान देने वाली बात है। बी ने कितना लोन दिया जो पूर्ण सुरक्षित था, माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब उसके पास जो सिक्योरिटी है उसको ले लें, इसमें से लेस कर दें। जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी ज्यादा की रखी होगी, बिकॉज दिस इज ए फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ऐसी कंडीशन में जो पैसा बचेगा, अगर इस पे किसी और का अधिकार हो तो वो लिस्ट सी कैटेगरी का क्रेडिटर रहा होगा। चलिए ये वाली ध्यान रख के यहां भी लिखें। ठीक है, लेस ध्यान देने वाली बात है, कैरी टू लिस्ट सी। अगर कोई सी में भी है, सी का इस पे भार है, तो यहां से लेस हो जाएगा। अब जो यहां बचेगा वो इंसॉल्वेंट पर्सन को वापस हो जाएगा। इसको बोलते हैं सरप्लस टू कॉन्ट्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सरप्लस टू कॉन्ट्रा। तो ये पैसा जो है, ध्यान रखने वाली बात है, ये वापस जाएगा, किसके पास जाएगा, इंस्टॉलमेंट पर्सन के पास। तो ए हो गया, बी हो गया, अगला होगा, ध्यान देखेंगे, पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर या पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। सी को लिखेंगे, कितना कर्ज है यहां लिखें, यहां लिखना जरूरी है, जिसे पता रहे कि कितना कर्ज है। ध्यान रहे, बाहर नहीं लिखेंगे, बाहर किसके लिए केवल है, ए के लिए। माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब इनकी सिक्योरिटी वैल्यू को यहां लेस कर दें। ये पार्टली सिक्योर्ड है, जाहिर सी बात है पूरा पैसा इनको मिलने वाला नहीं है, तो जो ये असुरक्षित होंगे वो यहां बाहर आ जाएंगे। अब ये अपने आप ए में शामिल हो गए। जैसे 100 रुपए दिया इन्होंने और 80 रुपए पा गए, लेकिन 20 रुपए नहीं पा रहे हैं, तो वो 20 रुपए जो 20 रुपीज है वो अनसिक्योर्ड हो गया, इसलिए वो बाहर चला आया। और जैसे बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक वो ए में चला जाएगा। ठीक है,
फिर क्या रहेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। यहां लिखेंगे कुल कितना आपको डी के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इनको यहां लिखेंगे क्योंकि ये जो है सबसे पहले पैसा पाएंगे, ए से पहले पैसा डी पाएंगे, तो इनको क्या लिखेंगे, डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि इनको आपने प्रॉमिस कर दिया कि आपको पहले पेमेंट मिलेगा, बी ले जा चुके हैं, सी भी कुछ ले जा चुके हैं, डी को मिलेगा, अगर कुछ बचेगा तभी ए को मिलेगा, अर्थात डी को पहले मिलेगा, किससे पहले मिलेगा, ए से पहले। इनको प्रॉमिस कर दिया गया है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1909 1920 के रूल्स पढ़ाए थे। अब आप ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 4 क्रेडिटर है, चारों देखिए कट निशान लगा है, टोटल निकला हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिस्ट, ठीक है, ई लिखेंगे। लिस्ट ई में ध्यान रखना है सन्ड्री एसेट्स होंगे, सन्ड्री एसेट्स में वही एसेट्स होंगे जो एफ और जी नहीं होंगे, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, 2-4 मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कैश यहां लिखे, ठीक है, मशीन या मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू यहां लिखे, कितने में रिलाइज हुआ यहां लिखे, जैसे 100 रुपए का सामान है, बाजार में 80 रुपए बिका, इसलिए ऐसे लिखा जाता है, जानने के लिए कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फर्नीचर है, ठीक है, ये सब इसमें लिखा जाए, ठीक। उसके बाद आता है लिस्ट एफ, और भी संपत्तियां होती हैं, जगह कम पड़ रहा है इसलिए लिखा हूं। लिस्ट एफ में होता है सन्ड्री डेटर, डेटर मैंने आपको बताया था गुड, अच्छे पूरा पैसा देंगे, ठीक है। डाउटफुल, कुछ देंगे, एंड बैड, बैड का मतलब है कुछ नहीं देंगे, ध्यान देने वाली बात है। फिर क्या आएगा, लिस्ट जी आएगा, इसमें होता है बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है लिस्ट ई, लिस्ट एफ और लिस्ट जी, ठीक है। लास्ट वीडियो जरूर देखें तो समझ में आएगा आपको, इनको आप जोड़ लें यहाँ पर। अब यहाँ जोड़ने जो होता है, इसको जोड़ने की बहुत जरूरत नहीं है। अब आपके पास ध्यान रखने वाली बात है कि बी के पास से कुछ पैसा आपके पास वापस आना है, क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जो प्रॉपर्टी जो बी के पास रखी गई है, कुछ एक्सेस रखी गई है, तो ये वो यहां से उठा करके यहां जोड़ दें, प्लस सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा, सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा ले लेंगे तो आपके पास कुल अमाउंट पता चल जाएगा कितना पैसा आपके पास है, ठीक है। कहां से पैसा आया, लिस्ट ई से, लिस्ट एफ से, लिस्ट जी से, और सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा। सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा का मतलब है जो बी के पास गिरवी रखी गई संपत्ति थी, उसका जो पैसा बचा है वो यहां आया, ठीक है। अब आपको पैसा किसको देना है, ऑलरेडी बी ले चुके हैं, सी जो थे वो बाहर आ चुके हैं, डी बचे हैं, ए बचे हैं, डी को पहले देंगे, ए को बाद देंगे। तो यहां से लेस करेंगे, लेस डिडक्टेड लिस्ट डी, डी को यहां से लेस कर देंगे, डी को लेस करेंगे तो केवल ए बचेंगे, क्या बचेंगे, ए बचेंगे। तो यहां पर आपको टोटल करना होगा, यहां पर ये टोटल जो होगा किसका होगा, ए का, और यहां पे टोटल कर लीजिए आमने सामने। यहां ध्यान रखना है कि सेम अमाउंट ये रखा जाएगा यहां पर, ठीक। अगर ये 100 रुपए है तो ये भी 100 रुपए रख दीजिए, और यहां अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो आप सरप्लस में होंगे, और ऐसे वो अमूमन ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, और 100 रुपए से कम है तो आप डेफिशिएंसी में होंगे। तो यहां लिख देंगे लिस्ट एच, ये आएगा डेफिशिएंसी अकाउंट, कितना पैसा कम हुआ ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कितना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। एक बार मैं इसका फीडबैक दे देता हूं, तो आगे डेफिशिएंसी अकाउंट बताता हूं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, ग्रॉस में लिखे, नेट में लिखे, दोनों अमाउंट अलग हो सकता है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, यहां लिखे, और यहां तो लिखना ही पड़ेगा कितना कर्ज था। अंदर लिखने का मतलब है कि उनको जो है सिक्योरिटी उनके पास है, माइनस ईवी आप सिक्योरिटी निकाल दें, यहां जो पैसा बचेगा वो आपको वापस मिलेगा, अगर किसी और का प्रभाव नहीं है तो। कैरी टू सी, हो सकता है सी भी उसमें हिस्सेदार हो, तो उसके बाद जो बचेगा वो आप इंस्टॉलमेंट पर्सन को मिलेगा, क्या मिलेगा, सरप्लस टू कॉन्ट्रा। एंड पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, यहां लिखे,
एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो यहाँ पर इनको मिला वो लिखें। ऑलरेडी पैसा कम होगा क्योंकि पार्टली सिक्योर्ड है। इनको बाहर कर दे। बाहर करने का मतलब ये असुरक्षित हो गए, अनसिक्योर्ड हो गए। अनसिक्योर्ड होने के पास कहाँ शामिल हो गए? प्रोटेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी, इनको आप प्रॉमिस कर दो कि आपको पहले पैसा दिया जाएगा, इसलिए इनको बाहर न करें, अंदर लिखें। ये 4 लायबिलिटीज है, इनका टोटल करने से फिर इतना पता चल जाता है कि कितने रुपए के कुल कर्ज थे। अब लिस्ट ई को हमने कितने में बेचा उसको लिखें। लिस्ट एफ में कौन कितना दिया, पूरा दिया, कुछ दिया या नहीं दिया उसको लिखें। चेक से कितना पैसा है उसको लिखें। तो ई, एफ और जी से जो पैसा आया ये टोटल हो गया। यहाँ पे टोटल आने के बाद आपके पास अगर कोई सरप्लस टू कॉन्ट्रा है तो यहाँ सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा करके उसको भी रिसीव करें। जितना पैसा यहाँ होगा उसमें सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? डी को। तो डी को यहाँ लेस कर दें जो बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस कॉलम का योग करेंगे। ध्यान रखना इसमें केवल कौन है? देश। यहाँ टैली कराएंगे। टैली कराने पता चल जाएगा कि कितना पैसा कम पड़ा। ठीक है, अब इसकी जांच करनी होगी कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो सही है या गलत है, या कोई गलती तो नहीं हुई है। इसके लिए आपको ये करना होगा, आप जो है डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएं। क्या बनाएं? डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएं। डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना बहुत आसान है, समझना अगला देखिए। आपको बनाना होगा डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में 4 कॉलम होंगे जैसे बैलेंस शीट में होते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं कैपिटल। क्या लिखते हैं? कैपिटल। यहां लिखते हैं इसके नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी अगर है तो। ठीक, कैपिटल का उल्टा क्या होता है? ड्रॉइंग। इंसॉल्वेंट होने का सबसे बड़ा कारण है कि अपने बिजनेस से पैसा निकालना। यहां लिखें और यहां लिखें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को दिखाएं अगर हो तो। ठीक है, फिर लिस्ट यस लिखें। लिस्ट यस जो है इसके पिछले वाले अभी मैंने बताया था डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आएगा जो आपने निकाला था बैलेंस शीट। फिर यहाँ लिखे बिजनेस लॉसेस। अगर कोई बिजनेस लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट का उल्टा क्या हो गया? लॉस, है ना। फिर आप लिखें जो आपकी संपत्तियां कम में बिकेंगी, लॉस ऑन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो संपत्ति आपने कम में बेची उसको लिखें। अगर कोई लायबिलिटीज कॉन्टिजेंसी उसको लेके बैक उत्पन्न हुई है, या बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड लिख दे, या कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी लिख दे। कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी लिख दे। देखा जाए तो समझ लॉस वाले कॉलम में। क्लियर? और जो कस्टमर भाग गया उसको लिख दे। ठीक है, तो आप जो है यहां पर जब इसको टैली कराएंगे तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तब तो समझ जाइए कि जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया वो सही है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो समझ जाएगा कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, फिर उसको मिलाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो मैंने जो है बहुत शॉर्ट तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।